Students, myself Gaurav Seth and today I'll be teaching you principles of management of 12th Gujarat board। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट जो मैनेजर्स थे, बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज जो थे, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। अलग अलग प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस आते थे तो उनको अप्लाई करने के बाद जो कंक्लूजन्स आए, किस तरीके से हम मैनेजमेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे मैनेजमेंट के बन गए। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें दे रखा है। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि सेंचुरी से, बहुत टाइम पहले से की जा रही है एंड इवन एट द टाइम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और नेपोलियन की बात करें या हम वॉर स्ट्रैटेजीज की बात करें, छत्रपति शिवाजी, वहां पर भी हम मैनेजमेंट देखते हैं, किस तरीके से हमें वॉर को जीतना है, कैसे मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई होगा एंड अलग अलग प्रिंसिपल्स जो है वो इवॉल्व हुए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मैकेनाइजेशन आया, दैट इज बहुत ज्यादा मशीन का प्रोडक्शन होने लगा। मशीन के प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनने लगे और उसकी वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड उस टाइम से जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट होने लगे कि हमें अब अगर हमारे गोल को अचीव करना है एट द टाइम ऑफ कंपटीशन तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रूल नहीं है, ये कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें ये अप्लाई करना ही है। इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर एंड डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसे अप्लाई करना है वो प्रिंसिपल तो वो अप्लाई कर सकता है एंड इट इज ओनली द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ assumptions, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंसेस। जब मैनेजमेंट गुरुज जो थे, जो मैनेजर्स जो थे, उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग सॉल्यूशंस वो लेकर आए, तो वो एक गाइडलाइन लेकर आए, एक जनरल गाइडलाइन लेकर आए, जिसको अगर कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो बने हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक कंक्लूजन है जो कि अलग अलग डिफरेंट मैनेजमेंट गुरुज ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई किया एंड जो भी प्रॉब्लम्स आई उसका सॉल्यूशन वो लेकर आए और वो जो कंक्लूजन जो था वो बने हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दस ये जो प्रिंसिपल है वो आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसीजर का। अगर हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है, अकम्प्लिश करना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर दे रखे हैं मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज अबाउट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला यूनिवर्सल का मतलब होता है दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर और एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एक्सेप्ट किए गए हैं। ये गाइडलाइंस है जो कि इंडिया में भी फॉलो की जाती है एंड यूएसए में या अलग अलग कंट्रीज में फॉलो की जाती है। तो मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड वेरेवर देयर इज द नीड ऑफ ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट। जब भी ह्यूमंस जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें, वहां पर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना पड़ता है। हाउएवर, अगर हम इसके एप्लीकेशन की या इम्प्लीमेंटेशन की बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, उसका एप्लीकेशन जो है वो चेंज हो सकता है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेंगे और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करने। सो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट इसका एप्लीकेशन जो है वो कैसा टाइप है, कैसा फॉर्म है, कैसी एक्टिविटीज है, कैसा साइज ऑफ बिजनेस है, उस पर डिपेंड करेगा। एंड as it can be applied to most of the business unit। जितने भी हम business unit की बात करें अलग अलग, even in schools, even in charitable institution, even in temples हम बात करें, तो हर जगह principles of management का application जो है वो हो सकता है because it is universally accepted। Next is flexible।
ना फ्लेक्सिबल का मतलब होता है सिचुएशन के चेंजेस के हिसाब से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बोला गया है वही हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन है उस हिसाब से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सो नाउ सी दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड, ओके। ये फिक्स्ड नहीं है कि हमें अप्लाई ही करना है, हम सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस जो है वो ला सकते हैं, जैसे ही हमारे बिजनेस की सिचुएशन है। अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो कि हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है, तो अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर हम सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिवीजन ऑफ वर्क की जरूरत नहीं है। बट अगर यही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर लग जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हम सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक तरह से हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं, मैनेजर्स को गाइड कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे अपने गोल्स को अचीव करे। कभी भी हमारे लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स या कुछ आती है तो हमारे फादर जो है, हमारे मदर जो है वो हमें गाइड करते हैं और उस गाइडेंस से हम हमारे काम को पूरा करते हैं। वैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं, उन्हें गाइडलाइंस देते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजल्ट है एक्सपीरियंस अर्न बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। अलग अलग एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस पर, डिफरेंट सिचुएशंस पर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद वो कंक्लूजन्स लेकर आए। और यही कंक्लूजन्स जो है, कभी भी मैनेजर को कोई भी डिफिकल्टी आती है कोई भी सिचुएशन में इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर वो इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से गाइड ले सकता है, हेल्प ले सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकता है। दस सेम प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली, ओके। तो यहाँ पर फिर से यही बात की गई है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्रिक्टली अप्लाई करने ही है। ये एक जनरल गाइडलाइन है, ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि हमें कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, इससे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, बिकॉज हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से डील करते हैं एंड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ह्यूमन और उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अलग अलग लोग जो हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एप्लीकेशन से अलग अलग रिएक्शन देंगे, ओके। जब हम बोल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है तो वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज पर डिपेंड करेगा कि वो रूल्स जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बार बार बोला जाता है कि आपको 9:30 सुबह शार्प आना है, बट they do not follow, sometimes they do not follow this rule और वो लेट आते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है, एज बिकॉज ह्यूमन जो है वो एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट है, तो प्रिंसिपल्स जो है वो भी पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं एंड इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनल। नाउ साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू थिंकिंग और रिलेटेड टू माइंडसेट, ओके। सो इसीलिए हमें ह्यूमन बिहेवियर को कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो ह्यूमन इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा कि नेगेटिवली। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से उसका सक्सेस जो है वो डिपेंड करेगा हाउ ह्यूमंस आर बिहेविंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी। नाउ कंटिजेंसीज का मतलब होता है अनसर्टेनिटीज। कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेनिटीज जो है वो आती है, तो यहाँ पर दे रखा है अचीवमेंट ऑफ गोल्स जो है उसको हम इजियर बना सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बाय विद टेकिंग रिक्वायर्ड डिसीजन थ्रू यूजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। नाउ कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आ गई है या कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई है, तो वहां पर अगर मैनेजर को कोई इमरजेंसी या अर्जेंट डिसीजन लेना है तो वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है
वो मैनेजर को हेल्प करेंगे कंटीजेंसी के टाइम पर कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे, और वो सिचुएशन को हैंडल जो है वो कैसे करेगा जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू हेल्प लेगा और उसे पता चलेगा कि उससे सिचुएशन जो है अनअवॉइडेबल सिचुएशन जब भी आ जाए तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को कंटिजेंसीज के टाइम पर, अर्जेंट सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल nature or characteristics of management. Okay, so now let us see our next topic, that is importance of management of principles. मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैनेजर के लिए यूजफुल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैनेजर्स जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करता है, उससे मैनेजर की एफिशिएंसी या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगेन आपको ये कीवर्ड याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस है जो कि गाइड करते हैं मैनेजर्स को टू परफॉर्म टास्क अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसका गाइडेंस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो देते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से अगर वो डिफरेंट सिचुएशन पे अप्लाई करेंगे तो उससे मैनेजरियल एफिशिएंसी या मैनेजर की एफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट होगी, अचीव होगी, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो अचीव होंगे। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम मैक्सिमम यूजेस या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और हमारे रिसोर्सेस का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मैनेजर्स जो है वो रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल यूज करते हैं और वेस्टेज जो है वो मिनिमम होता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करते हैं हमें कम करना या रिड्यूस या मिनिमाइज करना द प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट कब कम होगा? जब हम रिसोर्सेज का मैक्स टू मैक्स यूज करेंगे, इससे हमें बेनिफिट होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा। एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन, जब हम अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, नया स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो है कैन बी एस्टैब्लिश। हम नए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करेंगे, जैसे एक दिन में हमें 1000 यूनिट्स बनाने हैं, एक दिन में 2000 यूनिट्स बनाने। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से हमें एक एस्टिमेट पता चलता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। दस, अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमें साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मैनेजर को या मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सो मैनेजमेंट डिसीजंस जो हैं वो इट शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट शुड बी जस्टिफाइबल। ओके, तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो लॉजिकली होने चाहिए और सही होने चाहिए, जस्टिफाइबल होने चाहिए। यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स एप्रोप्रिएट डिसीजंस जो है हम ले सकते हैं, विच इज हम एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकते हैं, कैन बी मेड विच इज टाइम अनबायस्ड और कोई भी पार्शियलिटी के बिना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमें कोप अप करते हैं विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लेकर आने हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो चेंजेस आए हैं उस हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को चेंजेस लाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस प्रिंसिपल्स आर रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अगेन गाइडलाइंस, एक्सपीरियंस, ये सारे कीवर्ड हैं, ये सारे एक्सपीरियंस है जो कि अर्न बाय डिफरेंट एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन, यूजफुल टू मीट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ बिजनेस एटमॉस्फेयर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं, वो एक गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको कोप अप करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करते हैं। ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, सोसाइटी का ध्यान रखना। सो द एम ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनका एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है, बट सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस या ग्रोथ भी होता है।
एंड अगर हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का तो बिजनेस जो है अपने एम्स जो है वो पूरे अचीव करेगा और अल्टीमेटली वो सोसाइटी में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा, वो लोगों को काम देगा, वो लोगों को वेजेस देगा, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है बिकॉज वो गाइडलाइंस है तो इट इज यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजर को वो गाइड करता है, ओके, अलग अलग हम ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग से हम पूरी तरीके से डेवलप हो सकते हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स हैव प्रूवन टू बी यूजफुल। ये प्रिंसिपल्स जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल हुए हैं इन प्रेजेंट टाइम जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट की। सो ये हमारे पूरे इन टोटल दे रखे हैं हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंट थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग अलग थॉट्स आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल थियोरी की। क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट वो थी जहां पर रूल ऑफ थंब चलता था, जहां पर मैनेजर ने जो बोला है वही एम्प्लॉयज को करना पड़ता था। एम्प्लॉयज का कोई भी वेलफेयर या कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। तो ये काफी ज्यादा पुरानी थियोरी है जहां पर एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचा जाता था। बट आज के मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो साथ ही साथ आज के मैनेजमेंट थॉट्स की बात करें तो आज के टाइम पर एम्प्लॉयज का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बट पहले के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, क्लासिकल थियोरी की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का सोचा जाता था, ना कि एम्प्लॉयज का। तो फर्स्ट लेट अस सी क्लासिकल थियोरी। तो थॉट्स प्रेजेंटेड टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक जो भी थॉट्स थे मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सारे थॉट्स जो है उसे हम बोलते हैं क्लासिकल थियोरी। नाउ क्लासिकल थियोरी को प्रमोट करने वाले या प्रमोट को हम बोल सकते हैं स्प्रेड करने वाले जो क्लासिकल थियोरी के जो मेन पर्सनालिटीज थे वो थे फ्रेडरिक टेलर, देन मैक्स वेबर, देन गिलबर्ट, देन हेनरी गैंट एंड हेनरी फेयोल। इन्होंने बहुत ज्यादा क्लासिकल थियोरी को प्रमोट किया है। नाउ टेलर जो है हैज प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लासिकल थियोरी के अंदर जो फ्रेडरिक टेलर जो थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। एंड टेलर ने ये फेवर किया है, एक प्रिंसिपल वो लेकर आए, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडीज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। कि हमें अगर एम्प्लॉयज को खुश रखना है, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना है तो हमें लॉजिकली, साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा और ट्रेडिशनल मेथड से हटकर हमें नए मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो नई थियोरी जो लेकर आए, जो कि हम बाद में देखेंगे पूरा इन डिटेल, वो है टाइम एंड मोशन स्टडी। इन एडिशन टू दिस उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया स्पेशलाइजेशन को, मोटिवेशन को, मोटिवेटेड वेज सिस्टम को, ओके, एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क। ना साइंटिफिक का मतलब होता है लॉजिकली, आपको जो भी वर्क डिवाइड करना है रैंडमली डिवाइड नहीं करना है, यू हैव टू डिवाइड वर्क लॉजिकली, जिसको जैसा जो जिसमें एफिशिएंट है उस हिसाब से काम जो है वो डिवाइड किया जाए। नाउ फेयल ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया टू परफॉर्म मैनेजरियल ड्यूटीज एट डिफरेंट लेवल्स एंड वो अपने खुद के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो लेकर आए। नाउ मैक्स वेबर की बात करते हैं, कंट्रीब्यूटेड बाय गिविंग थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक। नाउ ब्यूरोक्रेटिक का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैक्स वेबर जो है वो थ्योरी लेकर आए। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो फॉर्मेट्स और साइज जो थे इंडस्ट्रियल यूनिट्स काफी ज्यादा एडवांस होने लगी, एम्प्लॉयज जो है उनका ज्यादा ध्यान रखने लगे। एंड जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज है। तो अगर हम क्लासिकल थियोरी की बात करें तो इसमें हमें अलग अलग प्रमोटर्स के, अलग अलग पर्सनालिटीज के हमें थॉट्स दे रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर, देन फेयल एंड नेक्स्ट इज मैक्स वीबर। बट क्लासिकल थियोरी की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन थे जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस दिया जाता था फाइनेंस को या पैसों को। नेक्स्ट
जो कि मैंने आपको बताया दैट यहाँ पर सिर्फ पैसों पर ज्यादा मैनेजमेंट कैसे प्रॉफिट कमाए उस पर ध्यान दिया जाता था और लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता था ह्यूमन अप्रोच को। एम्प्लॉयज के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते थे एंड इनफॉर्मल रिलेशन जो थे, जो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, उसको पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया जाता था। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट अपने बारे में सोचता था और एम्प्लॉयज जो है उनके साथ जो इनफॉर्मल रिलेशन होने चाहिए, जो फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए या ह्यूमन अप्रोच या उनकी वेलफेयर एक्टिविटीज को वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता था। और इसीलिए क्लासिकल थियोरी को रिप्लेस करने के लिए आई नियो क्लासिकल थियोरी। नाउ व्हाट इज नियो क्लासिकल थियोरी? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन क्लासिकल थियोरी के लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए नियो क्लासिकल थियोरीज जो है वो एस्टैब्लिश की गई कुछ कुछ एक्सपर्ट ने। तो टिल 19th सेंचुरी हमारा क्लासिकल थियोरी था। नाउ 20th सेंचुरी के स्टार्ट होते होते ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियलिस्ट साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था एल्टन मायो, उन्होंने एक नई थियोरी जो है वो इवॉल्व करी दैट इज रिलेटेड टू बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट्स। दैट इज एम्प्लॉय जो है उनके बिहेवियर से रिलेटेड एम्प्लॉय के बारे में सोचा उन्होंने और वो लेकर आए नियो क्लासिकल थियोरी। और हम सर्टन मायो की बात करें तो उन्हें माना जाता है प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी। ये हमें एमसीक्यू में भी काफी बार पूछते हैं, हु इज द प्रमोटर ऑफ द नियो क्लासिकल थियोरी। सो सोलेटन मायो जो थे उन्हें माना जाता है कि वो थियोरी ऑफ क्लासिकल थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियोरी जो है वो लेकर आए थे। नाउ दूसरे प्रमोटर्स भी थे बट मेन जो थे वो सोलेटन मायो थे। दूसरों की अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्सनालिटीज की तो रेसिस लेक्लर्ट जो थे क्रिस एगर्स थे, मैकग्रॉथ थे और मास्लोज जो थे वो कुछ जो थे कंट्रीब्यूटर्स थे इस नियो क्लासिकल थियोरीज के। अब हम इसके अंदर क्या सब ब्रांचेस इंक्लूड की गई, यहाँ पर ध्यान दिया गया ह्यूमन बिहेवियर थॉट्स को, एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में, सोशल मैकेनिज्म थॉट्स सोसाइटी के बारे में, सोशल मैकेनिज्म एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट्स के बारे में सोचा गया। अब फाइनली हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया दैट इज ऑल रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, उनका ध्यान रखना, और वो जो थियोरी थी वो है behavioral related thoughts. So now human is at the center of the management. We already know, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी हमारा अचीवमेंट ऑफ गोल होता है वो एम्प्लॉयज हमें कर देते हैं। एम्प्लॉयज की वजह से ही सारा काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। सो ह्यूमन जो है दैट इज एम्प्लॉय जो है दे आर एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। टॉप एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम बात करें, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो उन्हें टॉप एग्जीक्यूटिव हैव टू टेक वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर देम। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एम्प्लॉय से काम करवाते हैं एंड एम्प्लॉय से काम करवाना एक इजी टास्क नहीं है बिकॉज अलग अलग एम्प्लॉयज जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, राइट? दे रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। सो इट इज नॉट अ इजी टास्क because behavior of every employee is not alike. कोई एक जो काम बोला गया है वो तुरंत करेगा, कोई जो है लेजी होगा तो कोई काम नहीं करेगा। सो एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो इसीलिए सब अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ प्रोफेसर उर्विक की बात करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कोट लिखा है, यू मैनेज योर मैन and your man will manage rest of all। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर man means employees of the organization, अगर हम ध्यान रखें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का, अगर हम उनको खुश रख रहे हैं, अगर हम उनको सेटिस्फाई रख रहे हैं, तो अगर हमने हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर लिया, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खुश हैं, तो वो मोटिवेटेड होकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और इससे हमारे गोल्स जो है वो अकम्प्लिश होंगे। नाउ बिहेवियर रिलेटेड थॉट जो है वो एम्फसाइज या फोकस करता है जॉब सेटिस्फैक्शन पर। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के बारे में, इस थियोरी में एम्प्लॉयज के बारे में सोचा जा रहा है कि एक एम्प्लॉय जो है वो कितना अपने जॉब में सेटिस्फाइड है, और
अगर वो जॉब में सेटिस्फाई होगा तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड होकर काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड जब जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी एम्प्लॉयज की बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो हम यहाँ पर उनके माइंडसेट के बारे में सोचेंगे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, और अगर वो जॉब सेटिस्फाइड है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत ही एफिशिएंटली अचीव करेंगे। नाउ बिकॉज मैनेजमेंट जो है वो पर्सन करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं, मैनेजमेंट स्टडी जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रिलेशन, क्या क्या हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें इनफॉर्मल वे में बात करनी चाहिए, कैसे हमें काम करवाना है, उसके बारे में सोचा गया। बट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आई, बिकॉज ये अप्रोच जो है समवॉट मोर साइकोलॉजिस्ट, ओके, यहाँ पर ज्यादातर बिहेवियर की बात हो रही है, थिंकिंग या माइंडसेट की बात हो रही है। इट सीम्स दैट इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जो इकोनॉमिक, यहाँ पर सिर्फ बिहेवियर से रिलेटेड बात हो रही है, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पैरामीटर्स मींस फैक्टर्स को पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया गया है। सम राइटर्स लॉजिकली स्टेटेड, कुछ राइटर ने लॉजिकली स्टेट किया कि ह्यूमन रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन्ड ऑन द पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, सो इट इज बिहेवियरल रिलेटेड थॉट। नाउ नेक्स्ट थॉट इज मॉडर्न थॉट, जो कि आज के टाइम पर अप्लाई होता है, नाम ही लिखा हुआ है मॉडर्न थॉट। So first of all, a change was occurred in the format of industry. काफी ज्यादा चेंजेस आए इंडस्ट्रीज में, बिजनेस यूनिट्स में आफ्टर 1960s, ओके, एंड एज अ रिजल्ट अब एक स्पेशल अप्रोच की जरूरत थी मैनेजमेंट में। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अलग अलग प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स जो है वो आए पिक्चर में, एज इट वाज रिक्वायर्ड इन वेरियस सेक्टर्स। अब हम मॉडर्न थॉट्स के प्रमोटर्स की बात करते हैं, किन्होंने इतना ज्यादा इस थ्योरी को स्प्रेड किया। सो नाउ प्रमोटर्स आर कुंट्ज ओ'डonnell, जॉर्ज आर टेरी, पीटर एफ ड्रकर, विलियम ओची एंड सी.के. प्रहलाद। तो ये सारे मॉडर्न थॉट्स के प्रमोटर्स हैं, जो कि आज के टाइम पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, जो कि इन थ्योरी, ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडर्न थॉट्स है, वो आज के मैनेजर्स इनसे गाइडलाइंस लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। सो इन टोटल अगर हम बात करें थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिल 19th सेंचुरी क्लासिकल थियोरी थी, 19th सेंचुरी के बाद आया न्यू क्लासिकल थियोरी, देन बिहेवियरल रिलेटेड थॉट्स, एंड देन फाइनली मॉडर्न थॉट्स। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, दो कंट्रीब्यूटर के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज फ्रेडरिक टेलर, ओके, एंड द नेक्स्ट इज हेनरी फेयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। और फ्रेडरिक टेलर की बात करें तो फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें प्रिंसिपल्स जो है वो दिए हैं। सो नाउ लेट अस सी फ्रेडरिक टेलर जो थे वो क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी आवर इंट्रोडक्शन। कोई भी बिजनेस यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नॉर्मली 2 क्लासेस आर इम्पोर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 क्लासेस जो है वो होती है। फर्स्ट इज ओनर्स, जो कि बिजनेस को, मैनेजमेंट को ओन करते हैं, एंड वर्कर्स, जो कि बिजनेस में काम करते हैं। सो देयर आर 2 क्लासेस, ओनर्स एंड वर्कर्स। नाउ ओनर्स मतलब मैनेजर्स, ओके, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करे, प्रॉफिट का, खर्चे कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और वेल्थ जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े। ये होता है मेन एम ओनर्स या मैनेजर का। बट अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज के खुद के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, और एम्प्लॉयज जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी के हिसाब से हमें हायर वेजेस मिलना चाहिए, और जहां पर हम काम कर रहे हैं हमें जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलना चाहिए। एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में, ओनर्स और वर्कर्स के थॉट्स के बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है वो आते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होते हैं, झगड़े हो सकते हैं ओनर्स एंड मैनेजर के बीच में, जो कि आपने बहुत बार न्यूज में भी देखा होगा दैट बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्राइक पर गए हैं बिकॉज मैनेजर्स या ओनर्स जो है उनकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्टीज अगर काम कर रहे हैं तो चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट्स के
in maintaining harmony or unity between the two groups. So now अगर हम फेडरिक टेलर की बात करें तो फेडरिक टेलर ने चैलेंज किया या अपोज किया इस ट्रेडिशनल मेथड को और उन्होंने नए मेथड्स जो है वो डेवलप किए एंड इस मेथड के हिसाब से वर्कर्स को बोला गया यू हैव टू डू वर्क एज पर द ऑर्डर इन द ट्रेडिशनल वर्कर्स. दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब. नाउ अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो वर्कर्स को रूल ऑफ थंब के हिसाब से चलना पड़ता था. नाउ सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब का मतलब ये है जो ओनर या जो मैनेजर बोलेगा उनकी बात को मानना ही पड़ेगा. इन शॉर्ट ओनर्स या मैनेजर जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं और एम्प्लॉयज की कोई बात सुनी नहीं जाती है, जो बोला गया है वैसा ही करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है रूल ऑफ थंब. ओके, देयर वाज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की बात करें तो रूल ऑफ थंब में वर्कर्स की कोई भी बात या कोई भी कंप्लेन सुनी नहीं जाती थी. रूल ऑफ थंब मींस जैसा बोला गया है मैनेजर को, मैनेजर ने जैसा कहा है एम्प्लॉयज का वैसा ही करना पड़ेगा. कोई भी वर्कर्स की बात को, वर्कर के बेनिफिट को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता था. नाउ इसीलिए रूल ऑफ थंब की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ओनर्स का डोमिनेंस या पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रूल ऑफ थंब को अप्लाई कर अपना कंट्रोल जो है वो किस पर रख रहे थे, वर्कर्स पर. जैसे कि कोई कठपुतली हो, उनके इशारों पर ही आपको चलना है. उनका वर्कर्स की बात करें तो उनकी कोई भी आवाज नहीं थी, उन्हें ओनर या मैनेजर के इशारों पर ही चलना है. सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब. नाउ टेलर जो है उन्होंने इसको अपोज किया और वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और उन्होंने रूल ऑफ थंब को रिप्लेस किया और कहा दैट इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, ओके, हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आना पड़ेगा जिससे ओनर्स भी खुश रहें और एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो हैं वो भी खुश रहे. तो टेलर की अगर हम बात करें तो उन्होंने रूल ऑफ थंब को अपोज किया और उसको रिप्लेस करने के लिए वो लेकर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट. हर चीज में साइंस अप्लाई करना वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर ने डिफाइन किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को knowing exactly what you want your man to do. Now man here means employee. सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये नो करना पड़ेगा कि हमें एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है एंड देन ये देखना है कि हम उन एम्प्लॉय से दे डू इट बेस्ट. ओके, वो एकदम बेस्ट से बेस्ट काम कर रहे हैं और एकदम चीपेस्ट वे में, ऑप्टिमम वे में काम कर रहे हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट जो है वो कम हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. नाउ एज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि हमने देखा फेडरिक टेलर जो थे उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज किया, अपोज किया और वो लेकर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी. और वो एक रिवॉल्यूशनरी थियोरी थी या थॉट था जहां पर क्या क्या बातों को कंसिडर किया गया. So now this is related to scientific management. Each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. So यहाँ पर as per scientific theory, as per scientific management theory of Taylor, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको वर्कर्स को काम असाइन करना है तो उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से आपको, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको काम जो है वो देना है. अननेसेसरीली ओवर बर्डन जो है वो नहीं करना है. जो भी वर्कर की मेंटल कैपेबिलिटी, वो कैसे काम कर सकता है मेंटली, वो कैसे फिजिकली काम कर सकता है, उस हिसाब से हमें काम को बांटना है. द सेकेंड पॉइंट इज जितने भी वर्कर्स हैं, जब भी उनको काम दिया जा रहा है तो इनको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है एज पर हिज कैटेगरी. जिस जॉब पोजीशन में उसको काम दिया गया है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें. एंड थर्ड पॉइंट, ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंटली वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेजेस. जो वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है एज पर द इंस्ट्रक्शन
जो मोटिवेटेडली काम कर रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है तो उसकी वेजेस जो है वो बढ़नी चाहिए। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा वेजेस। ओके, तो मोर देन 30% टू 100%। तो ये जो था रूल ऑफ थंब। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, दो कंट्रीब्यूटर के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज फ्रेडरिक टेलर, ओके, एंड द नेक्स्ट इज हेनरी फेयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। और फ्रेडरिक टेलर की बात करें तो फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें प्रिंसिपल्स जो है वो दिए हैं। सो नाउ लेट अस सी फ्रेडरिक टेलर जो थे वो क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी आवर इंट्रोडक्शन। कोई भी बिजनेस यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नॉर्मली 2 क्लासेस आर इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 क्लासेस जो है वो होती है। फर्स्ट इज ओनर्स, जो कि बिजनेस को, मैनेजमेंट को ओन करते हैं, एंड वर्कर्स, जो कि बिजनेस में काम करते हैं। सो देयर आर 2 क्लासेस, ओनर्स एंड वर्कर्स। नाउ ओनर्स मतलब मैनेजर्स, ओके, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन करे, प्रॉफिट का, खर्चे कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो और वेल्थ जो है उनके ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े। ये होता है मेन एम ओनर्स या मैनेजर का। बट अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज के खुद के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं और एम्प्लॉयज जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी के हिसाब से हमें हायर वेजेस मिलना चाहिए और जहां पर हम काम कर रहे हैं हमें जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलना चाहिए। एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में, ओनर्स और वर्कर्स के थॉट्स के बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है वो आते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज होते हैं, झगड़े हो सकते हैं ओनर्स एंड मैनेजर के बीच में, जो कि आपने बहुत बार न्यूज में भी देखा होगा दैट बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो स्ट्राइक पर गए हैं बिकॉज मैनेजर्स या ओनर्स जो है उनकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्टीज अगर काम कर रहे हैं तो चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट्स के इन मेंटेनिंग हार्मनी और यूनिटी बिटवीन द 2 ग्रुप। सो नाउ अगर हम फ्रेडरिक टेलर की बात करें तो फ्रेडरिक टेलर ने चैलेंज किया या अपोज किया इस ट्रेडिशनल मेथड को और उन्होंने नए मेथड्स जो है वो डेवलप किए एंड इस मेथड के हिसाब से वर्कर्स को बोला गया यू हैव टू डू वर्क एज पर द ऑर्डर इन द ट्रेडिशनल वर्कर्स। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। नाउ अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो वर्कर्स को रूल ऑफ थंब के हिसाब से चलना पड़ता था। नाउ सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब ये है जो ओनर या जो मैनेजर बोलेगा उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट ओनर्स या मैनेजर जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं और एम्प्लॉयज की कोई बात सुनी नहीं जाती है, जो बोला गया है वैसा ही करना पड़ेगा, उसे बोला जाता है रूल ऑफ थंब। ओके, देयर वाज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की बात करें तो रूल ऑफ थंब में वर्कर्स की कोई भी बात या कोई भी कंप्लेन सुनी नहीं जाती थी। रूल ऑफ थंब मींस जैसा बोला गया है मैनेजर को, मैनेजर ने जैसा कहा है एम्प्लॉयज का वैसा ही करना पड़ेगा। कोई भी वर्कर्स की बात को, वर्कर के बेनिफिट को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता था। नाउ इसीलिए रूल ऑफ थंब की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ओनर्स का डोमिनेंस या पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं वो रूल ऑफ थंब को अप्लाई कर कर अपना कंट्रोल जो है वो किस पर रख रहे थे, वर्कर्स पर। जैसे कि कोई कठपुतली हो, उनके इशारों पर ही आपको चलना है। उनका वर्कर्स की बात करें तो उनकी कोई भी आवाज नहीं थी, उन्हें ओनर या मैनेजर के इशारों पर ही चलना है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। नाउ टेलर जो है उन्होंने इसको अपोज किया और वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए और उन्होंने रूल ऑफ थंब को रिप्लेस किया और कहा दैट इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, ओके, हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आना पड़ेगा जिससे ओनर्स भी खुश रहें और एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो हैं वो भी खुश रहे। तो टेलर की अगर हम बात करें तो उन्होंने रूल ऑफ थंब को अपोज किया और उसको रिप्लेस करने के लिए वो लेकर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट।
हर चीज में साइंस अप्लाई करना, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर ने डिफाइन किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट को, knowing exactly what you want your man to do। now man here means employee। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये नो करना पड़ेगा कि हमें एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है, एंड देन ये देखना है कि हम उन एम्प्लॉय से दे डू इट बेस्ट। ओके, वो एकदम बेस्ट से बेस्ट काम कर रहे हैं और एकदम चीपेस्ट वे में, ऑप्टिमम वे में काम कर रहे हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट जो है वो कम हो और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। नाउ एज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि हमने देखा फ्रेडरिक टेलर जो थे उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच को चैलेंज किया, अपोज किया और वो लेकर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, और वो एक रिवॉल्यूशनरी थियोरी थी या थॉट था जहां पर क्या क्या बातों को कंसिडर किया गया। So now this is related to scientific management। Each worker should be assigned work as per his mental and physical ability। So यहाँ पर as per scientific theory, as per scientific management theory of Taylor, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको वर्कर्स को काम असाइन करना है तो उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, आपको उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपको काम जो है वो देना है। अननेसेसरीली ओवरबर्डन जो है वो नहीं करना है। जो भी वर्कर की मेंटल कैपेबिलिटी, वो कैसे काम कर सकता है मेंटली, वो कैसे फिजिकली काम कर सकता है, उस हिसाब से हमें काम को बांटना है। द सेकेंड पॉइंट इज, जितने भी वर्कर्स हैं, जब भी उनको काम दिया जा रहा है तो इनको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है एज पर हिज कैटेगरी। जिस जॉब पोजीशन में उसको काम दिया गया है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। एंड थर्ड पॉइंट, ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंटली वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर वेजेस। जो वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो मोटिवेटेडली काम कर रहा है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो उसकी वेजेस जो है वो बढ़नी चाहिए। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा वेजेस। ओके, तो मोर देन 30% टू 100%। तो ये जो था रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके फ्रेडरिक टेलर जो है वो उसको रिप्लेस कर लेकर आए साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी। लेट अस सी प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। क्या क्या फ्रेडरिक टेलर जो है वो प्रिंसिपल्स जो है वो लेकर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। ओके, सो साइंटिफिक मेथड, टेलर के हिसाब से हमें साइंटिफिक मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है वर्क में, और ट्रेडिशनल मेथड जो है उनको, दैट इज रूल ऑफ थंब जो है, उसको रिप्लेस करना है। एंड थिंक हाउ द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द वर्क कैन बी अचीव। किस तरीके से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके बेस्ट वर्क जो है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो नाउ यहाँ पर हमें दे रखा है कि वर्कर का काम सिर्फ काम का होना चाहिए, ना कि प्लानिंग का। सो इसीलिए जो प्लानिंग का काम जो है वो हमें डिवाइड करना है एक्सपर्ट्स को, और जो पैनल ऑफ टीम है वो सारा प्लानिंग का काम करेंगे, एंड वर्कर्स का काम सिर्फ ये रहेगा कि वो किस तरीके से एफिशिएंटली जो है वो काम करेंगे। सो दिमाग लगाने का काम या प्लानिंग का काम जो है वो एक्सपर्ट्स करेंगे, एंड वर्कर्स जो है वो प्लानिंग को किस तरीके से हमें प्लान किया है मैनेजर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, उनको वो फॉलो करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एक बेस्ट वे है जिससे कि हम वर्कर्स से स्पीडीली काम करवा सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। आफ्टर स्टडिंग टाइम, मोशन एंड फैटिग स्टडी। नाउ दिस 3 स्टडीज हम बाद के पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यही है, टाइम, मोशन एंड फैटिग स्टडी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है विच शुड बी डन इन एडवांस। कोई भी काम करने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड टाइम
एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन की बात करता हूँ। सो नाउ अगर हम इस पेन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा कि ये पेन की लेंथ जो है वो इतनी ही होनी चाहिए, आगे ये टिप होना चाहिए, पीछे जो है वो रबर मटेरियल होना चाहिए। तो मैंने इस पेन का एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो सेट कर लिया है। तो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से ही होने चाहिए। कोई प्रोडक्ट को बनाने का अगर स्टैंडर्ड टाइम 5 मिनट सेट किया है तो वो हर प्रोडक्ट को बनने में स्टैंडर्डाइजेशन वही टाइम होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन को हमें एडवांस में ही सेट करना है। इक्विपमेंट हो गया, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, टाइम, रिसोर्सेज, ये सब जो है वो हमें कंसिडर करने हैं फॉर दी स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट इज, अगर हम वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड, रैंडम मेथड से नहीं होना चाहिए, एंड ट्रेनिंग भी सारी साइंटिफिक मेथड से होनी चाहिए। नाउ सिलेक्शन जो है वो वर्कर का वो एकदम अप्रोप्रिएटली होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड का यूज कर ना कि रैंडमली जो जैसा है मैं मेरे हिसाब से, मैनेजर के बेसिस के हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूं वर्कर्स को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो उसे वर्क ऐसे असाइन करना है उसके एजुकेशन, स्टडी और स्किल से रिलेटेड, जो जिसमें एफिशिएंट है उस हिसाब से उसको वर्क जो है वो असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल के एग्जाम्पल की बात करें तो हमें इंग्लिश टीचर को वही सब्जेक्ट देना है, इंग्लिश सब्जेक्ट ही देना है। अगर हम हिंदी टीचर को इंग्लिश का सब्जेक्ट दे देंगे तो कभी भी हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हमें एज पर एजुकेशन, एज पर हिज नॉलेज, एज पर हिज स्किल्स हमें वर्कर को काम असाइन करना है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो अगर वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है तो हमें उनको फाइनेंशियली, दैट इज रिलेटेड टू मनी, भी मोटिवेट करना पड़ेगा। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल और दूसरे टाइप के मोटिवेशंस भी देने पड़ेंगे, एंड उनके वेज रेट जो हैं वो भी डिसाइड होने चाहिए एज पर साइंटिफिक मेथड एंड नॉट पर एज द विशेस ऑफ द मैनेजर। ओके, मैनेजर क्या सोच रहा है उसके हिसाब से वेज रेट नहीं होनी चाहिए। वेज रेट भी जो है वो साइंटिफिक स्टडी से होनी चाहिए। जो जितना एफिशिएंटली काम करेगा उसकी वेजेस ज्यादा, जो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है उसकी वेजेस कम। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल। नाउ इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट लगना, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल। सो नाउ ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, जब भी हम इम्प्लीमेंट या अप्लाई कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को, साइंटिफिक एंड टेक्निकल बेस जो है वो कंसिडर तो करने ही है, बट उसी के साथ साथ हमें किस पर एम्फोसाइज करना है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल। नेक्स्ट इज मेंटल रिवोल्यूशन। नाउ मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि हमें एम्प्लॉइज और जो ओनर या मैनेजर है उनके माइंडसेट को, उनकी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते ही हैं। तो अगर हम दोनों के बीच में थिंकिंग कैपेबिलिटी या मेंटल रिवोल्यूशन लेकर आएंगे तो स्ट्रेस कम होगा, झगड़े कम होंगे, स्ट्राइक्स की पॉसिबिलिटीज कम होगी। और जब हम दोनों के ओनर्स और वर्कर्स के माइंडसेट को चेंज करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन लेकर आएंगे, तो सारे काम एफिशिएंटली होंगे, एंड इससे हमारा अचीवमेंट ऑफ गोल्स जो है वो काफी ज्यादा इजी होगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था 3 टाइप की स्टडी है, टाइम स्टडी, नेक्स्ट इज मोशन स्टडी, एंड थर्ड वन इज डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। So now first of all let us see what is time study। नाम में ही लिखा हुआ है, जब हम ये देखते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, हाउ मच टाइम ऑफ वर्क विल टेक टू कंप्लीट, उसको हम टाइम स्टडी बोलेंगे। नेक्स्ट इज जो भी टाइम डिसाइड हुआ है एक काम को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम। नाउ जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, सपोज दिस पेन, ओके, अगर इसको मैन्युफैक्चर करना है तो इसको 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो जितने भी दूसरे पेन हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 5 मिनट्स ही लगने चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये जो 5 मिनट्स जो सेट किया है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट, एज पर टेलर,
टास्क जो है उसी प्रिस्क्राइब टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम जो कहा गया है, जो हमने सेट किया है, उसी टाइम पीरियड पर वो टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो कि मैंने आपको बताया, अगर पेन को बनाने का टाइम 5 मिनट्स है तो 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम स्टडी जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है, जहां पर हम ऑप्टिमम या बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन इक्विपमेंट का, और जब हम स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलेंगे तो हमारे गोल्स जो है वो अचीव होंगे। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। नाउ मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो है अपना अननेसेसरी मूवमेंट कर कर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मोशन स्टडी का मतलब ये है कि हमें अननेसेसरी वेस्टेज जो है उसको रिमूव करना है ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। जब वर्कर जो है अननेसेसरी मूवमेंट में अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो वो अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाने को हम बोलेंगे मोशन स्टडी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वर्कर्स का वर्क कैबिन जो है वो एक जगह है, एंड नेक्स्ट हम कैंटीन या रिफ्रेशमेंट एरिया की बात करते हैं। सपोज कैंटीन एरिया जो है वो 1/2 किलोमीटर दूर है। अब वर्कर्स को जब भी रिफ्रेशमेंट करना है तो वो पहले वर्क कैबिन से रिफ्रेशमेंट एरिया में जाएगा, उसको टाइम लगेगा 1/2 किलोमीटर तक जाने में, फिर वो वहां पर रिफ्रेशमेंट लेगा, फिर से आएगा, फिर से काम चालू करेगा। तो ये जो 1/2 किलोमीटर के बीच में जो मूवमेंट हुआ है उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पर हमें मोशन स्टडी करनी पड़ेगी, और इस मोशन स्टडी में हमें जो ये अननेसेसरी जो इतना 1/2 किलोमीटर का जो वेस्टेज हो रहा है मूवमेंट का, वो हमें कम करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? हम इस अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कैसे हटा सकते हैं? सो द सॉल्यूशन इज हम वर्क कैबिन के पास ही एक कैंटीन या रिफ्रेशमेंट एरिया खोल दें। तो इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी 1/2 किलोमीटर का मूवमेंट हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, टाइम बचेगा, और ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। इफ केयरफुल स्टडी इज मेड, ओके, जब भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो मैनेजर को एक केयरफुल स्टडी करनी है कि वो क्या क्या अननेसेसरीली अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ वर्किंग, एंड प्रोडक्टिविटी, अननेसेसरी मूवमेंट को हटाकर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नाउ सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या एम जो है वो मोशन स्टडी का ये है कि हम अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव मेथड को हटाएं, और इस तरह का मेथड जो है वो ढूंढे विच रिजल्ट इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ वर्कर्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो अननेसेसरी जब मूवमेंट हटेगा तो मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए वर्कर्स के एफर्ट्स का और उनके इम्प्लीमेंटेशन का। सो दीज आर द 3 स्टडीज प्रोवाइडेड बाय टेलर: टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। नाउ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम का मतलब होता है जो जितना वर्कर एफिशिएंट है उस हिसाब से वेजेस दी जाए, राइट? जो एफिशिएंट वर्कर है, जो ज्यादा यूनिट्स बना रहा है, उसकी वेजेस ज्यादा, और जो कम यूनिट्स बना रहा है उसकी वेजेस कम। सो डिफरेंशियल मींस डिफरेंट वेज रेट सिस्टम। नाउ इट मींस मेथड ऑफ एनकरेजमेंट रिलेटेड wages on the basis of time of workers work। ओके, एग्जाम्पल देता हूं। सपोज एक वर्कर जो है वो 100 यूनिट्स बना रहा है, एंड एक प्रोडक्ट को उसकी वेजेस है एक प्रोडक्ट को बनाने की 80। तो एक वर्कर अगर 100 यूनिट्स बना रहा है तो 100 into 80 के हिसाब से उसको वेजेस मिलेंगे। बट वही दूसरा वर्कर अगर 80 यूनिट्स बना रहा है तो उसको 80 यूनिट्स के हिसाब से इंटू 80। सो जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा वेजेस, और जो कम काम कर रहा है उसको कम वेजेस। तो इससे जो कम काम कर रहा है उसको मोटिवेशन या एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं भी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूं और ज्यादा से ज्यादा वेजेस जो है वो कमाऊं। तो जो जितना एफिशिएंट उसके हिसाब से उतनी वेजेस। ईच वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री हैज डिफरेंट वर्क एफिशिएंसी। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो कोई बहुत एफिशिएंटली काम करता है, कोई धीरे धीरे काम करता है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से उसके वेजेस होनी चाहिए। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, एफिशिएंट वर्कर को जो ज्यादा काम कर रहा है उनकी वेजेस ज्यादा होनी चाहिए, एंड जिसकी लेस एफिशिएंसी है, जो कम काम कर रहा है, उसकी वेजेस जो है वो कम होनी चाहिए। नाउ कंसिडरिंग दिस फैक्ट, फ्रेडरिक टेलर जो है वो लेकर आए डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट अस सी principles of management by Henry Fayol. So first of all, let us see
administrative principles of Henry Fayol. First of all, technical activities. Okay, so टेक्निकल एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आ जाती है जहां पर इट इंक्लूड्स फैक्ट्री मशीन्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया है, डिवीजन कर दिया है। टेक्निकल एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आएगी जो कि रिलेटेड होगी फैक्ट्री मशीनरी से और प्रोडक्शन से। नेक्स्ट इज कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर जो भी परचेज सेल्स रिलेटेड हो गया, राइट, सेल्स, परचेजिंग, एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, वो सब हो गई, आ जाती है कमर्शियल एक्टिविटीज में। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट, रिलेटेड टू मनी। सो इट इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल। कहां से हम कैपिटल को अक्वायर करें, व्हाट शुड बी इट्स सोर्स, ओके, कैसे हमें कैपिटल का, मनी का यूज करना है एंड कैसे हमें कैपिटल को फिर से हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। तो सारी एक्टिविटीज आएगी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। नेक्स्ट इज सेफ्टी एक्टिविटीज। नाम से ही पता चल रहा है जो भी सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड सेफ्टी, दैट इज इंश्योरेंस की बात करते हैं हम, ओके, वर्क फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज आ जाती है सेफ्टी एक्टिविटीज में। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एक्टिविटीज। ऑल द एक्टिविटीज दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एंड प्रोकरिंग नेसेसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्या क्या हमने काम किया है, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या क्या डेटा है, वो सब आ जाते हैं अकाउंटिंग एक्टिविटीज में। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक्टिविटीज, दैट इज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जो कि हम बात करेंगे पूरे हमारा 12th में जो कोर्सेज है, चैप्टर्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आ चुकी है हमारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। सो आई होप हेनरी फेयोल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो है आपको एकदम अच्छे से आए हो। जैसा नाम है वैसे ही इन एक्टिविटीज को हेनरी फेयोल ने जो है वो डिवाइड किया है। सो नाउ द टॉपिक इज हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारे कोर्स के लिए वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स जो कि आपको दे रखे हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो है वो बनाए हैं हेनरी फेयोल ने। तो हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, ओके। सो नाउ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि हेनरी फेयोल जो है वो ये कहते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को वर्कर की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम को डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे ही हम वर्क को डिवाइड करेंगे तो काम जो है वो जल्दी होगा। अगर हम एक ही एम्प्लॉय को सारा बर्डन ऑफ वर्क दे देंगे तो काम जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें काम को डिवाइड करना है, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। सो इन मैनेजमेंट ज्यादा वेटेज जो है इज गिवन ऑन हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर। प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। नाउ डिवीजन ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो हमें वर्कर की कैपेबिलिटी के हिसाब से काम जो है वो डिवाइड करना है। इससे एक वर्कर का बर्डन कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी एम्प्लॉयज की और मैनेजर की। और एक पर्सन जो है, एक एम्प्लॉय जो है बार बार वही काम करेगा तो उस काम में उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। नाउ स्पेशलाइजेशन मींस एक्सपर्टीज, ओके। सो अगर एक वर्कर जिसको काम दे दिया गया है कि आपको रोज ये काम करना है, तो काम करते करते उसको स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उस काम में और उसका काम जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो मैनेजरियल और फैक्ट्री लेवल पर करना चाहिए ताकि कि हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन जो है मिल सके। एक बार अगर वर्कर जो किसी काम करने में एक्सपर्ट हो गया, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी और गोल्स जो है वो जल्दी होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो यहां पर इस प्रिंसिपल के बारे में हम देखते हैं। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, ओके। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एक ही सिक्के के पहलू हैं, राइट। सो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर आर इनकम्प्लीट। यहां पर ये कहना चाहते हैं कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन
authority and responsibility. Here power means authority, right? So अगर हम ज्यादा पावर दे रहे हैं और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वर्कर्स जो है अपने पावर का मिसयूज करेंगे, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट कम पावर है तो कभी भी काम जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए हमें पावर या ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा। When a person is assigned a responsibility for some job, अगर किसी वर्कर को जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसी के साथ साथ उसको पावर या ऑथोरिटी को असाइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी है तो उसके लिए हमें पावर को देना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड जब भी हम पावर दे रहे हैं तो पावर के साथ साथ हमें दूसरे फैक्टर्स या पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमें पावर जो है उनके पोस्ट के हिसाब से देनी है, हम कितना पावर किसको दे सकते हैं। तो वो जब भी हम पावर को असाइन कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉय की पोस्ट, एम्प्लॉय का नॉलेज, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, ये देखकर हमें उसको पावर जो है वो असाइन करना है। ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी है। एज अ रिजल्ट एंथुसियाज्म जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा एंड हमारे अचीवमेंट जो है वो काफी ज्यादा गोल्स के इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि एक वर्कर जो है वो इफेक्टिवली टाइम का यूज कर कर काम को या एम्स को अचीव कर सके। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है तो वो एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, सब कंट्रोल में रहते हैं, सारी एक्टिविटीज जो है वो लाइन टू लाइन होती है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एस्टैब्लिश्ड बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, अलग अलग रेगुलेशंस जो आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट मींस अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो गवर्नेंस टेक्स प्लेस इन द यूनिट, वहां पर डिसिप्लिन बना रहेगा। एंड व्हेन एम्प्लॉयज आर मोर, जब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हो तो कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और वो किससे होगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन लाने से। जब ज्यादा वर्कर्स होंगे तो हमें कंट्रोलिंग भी ज्यादा चाहिएगी और इसीलिए हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। मैनेजर्स जो है ओके, अगर डिसिप्लिन है तो वो वर्कर से काम भी इजीली करवा सकते हैं अगर वो सबकी बात सुन रहे हैं, अगर डिसिप्लिन है तो। नेक्स्ट, डिसिप्लिन से मैनेजर का सुपरविजन, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स एंड अप्रोप्रिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट हर लेवल पर जरूरी है, जिससे कि डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे। पनिशमेंट होना भी काफी ज्यादा जरूरी है अगर वर्कर जो है वो डिसिप्लिन नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ हियर कमांड इज नॉट ऑर्डर। कमांड का मतलब होता है कि एक मैनेजर जो है ओके, एक एम्प्लॉय का अगर हम बात करें तो एक ही सुपीरियर होना चाहिए। सो नाउ सी दिस, एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। अगर उसके एक से ज्यादा सुपीरियर हुए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको किसका काम पहले कंप्लीट करना है। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पर ये है कि उसे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और वो एक ऑर्डर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। हेंस ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? दैट एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। उसके पास एक से ज्यादा सुपीरियर नहीं होने चाहिए। इट मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली, उसको ऑर्डर भी एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए और उसको रिपोर्टिंग भी उसी सुपीरियर को करनी है। बिकॉज अगर एक से ज्यादा सुपीरियर हुए, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कौन से सुपीरियर का काम करे। सो एज पर यूनिटी ऑफ कमांड ओके, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए कंफ्यूजन अराइज ना हो, इसीलिए हर एम्प्लॉय का एक ही सुपीरियर होना चाहिए और उसको रिपोर्ट भी उसी सुपीरियर को करना है, ताकि कि उसे कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ डायरेक्शन का मतलब होता है एक रास्ता, राइट? अगर हमारा एक एम जो है वो हमें अचीव करना है तो हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, राइट? सो प्लानिंग इज आउटलाइन फॉर फ्यूचर। वी ऑलरेडी नो, हम प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए करते हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं? जॉब डिविजन एंड स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टाइज के थ्रू। अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं जैसा हमने सोचा है और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है, जो डिफरेंसेस है, डेविएशन में डिफरेंसेस हैं,
ड्यूरिंग प्लानिंग देन हमें डायरेक्शन या गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है, एंड ये जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा, सुपीरियर अथॉरिटी। एंड बाय डूइंग दिस कोऑर्डिनेशन जो है सारे टास्क का मेंटेन रहता है और एफर्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं और हमारे गोल्स जो है वो अचीव हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर एम्प्लॉय ग्रुप, एक ही सुपीरियर एम्प्लॉय ग्रुप होना चाहिए और वो ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सबको एक ही डायरेक्शन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है एम्प्लॉयज के खुद के पर्सनल गोल्स, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एंड जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एक होते हैं मेरे खुद के या एम्प्लॉयज के गोल्स। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ओके, तो हमेशा एक एम्प्लॉय को पहले जनरल इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को प्रेफरेंस देना है एंड देन फिर उसको इंडिविजुअल गोल्स पर ध्यान देना है। हमेशा कभी भी हो तो उसे जो है हमेशा प्रायोरिटी देनी है कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हों। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे होंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। सो मैनेजमेंट एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, हेंस देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सन एंड डिपार्टमेंट एंड दिस रिजल्ट्स इन इजी अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। और ये प्रिंसिपल्स जो है वो क्या बताता है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे खुद के गोल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। एंड एम्प्लॉय की बात करें तो पहले उसे प्रेफरेंस देना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को एंड देन उसे प्रेफरेंस देना है इंडिविजुअल गोल्स को। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो पूरे हो गए हैं ऑटोमेटिकली उसके इंडिविजुअल गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट इज remuneration of personnel। remuneration is salary, wages, any kind of payment of work, उसे हम बोलते हैं remuneration। now remuneration का मतलब वही है जो भी हम सर्विसेज या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बदले में रिटर्न या पेमेंट मिलना, उसे हम बोलते हैं remuneration। इस प्रिंसिपल के हिसाब से रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी शुड बी सुटेबल, मतलब जो जितना एफिशिएंट है उस हिसाब से उसका आइडियल पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। जो जितना अच्छा काम कर रहा है उसका रेम्यूनरेशन होना चाहिए। कोई भी रेम्यूनरेशन में पेमेंट ऑफ सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ यही लिखा हुआ है जितने भी एम्प्लॉयज जो है वो सेम एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं, सबकी एफिशिएंसी अलग होती है। तो जो ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, जो ज्यादा काम कर रहा है उसकी वेजेस ज्यादा होनी चाहिए, तो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड, उनको पेमेंट मिलना चाहिए अगेंस्ट देयर एफिशिएंसी, जो जितना काम कर रहा है। बाय डूइंग दिस वर्कर टर्नओवर जो है वो भी कम होगा, बिकॉज एफिशिएंट वर्कर्स को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्रमोशनल स्कीम्स भी हमें लेकर आनी है। जो ज्यादा काम कर रहा है उसको आप बोनस दीजिए, आप प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा दीजिए, रिप्रेजेंटेशन कीजिए मैनेजरियल, उसको रिकग्नाइजेशन दीजिए कमिटी में, उसको मोटिवेट कीजिए। तो ये है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और इसी के साथ साथ हम डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करेंगे। जब टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो खुद ही ऑर्डर्स देते हैं, खुद ही के पास पावर्स है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो देयर मस्ट बी क्लैरिटी दैट ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है। अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर हम सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है जहां पर हमें डिवीजन ऑफ पावर करना पड़े वहां पर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। इफ द पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड इट इज डिसेंट्रल। जब हम पावर्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। एंड टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, अगर हमें एम्प्लॉयज के स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन अडॉप्ट करना चाहिए, जहां पर एक ही पर्सन जो है वो सबको ऑर्डर्स दे रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो एक ही के पास। यही अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रलाइजेशन का लो सक्सेस रेशियो है लार्ज साइज जायंट मींस लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में।
इसीलिए जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वहां पर हमें पावर्स डिवाइड कर देने चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन है इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होगा हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेंट्रलाइजेशन अप्लाई करना है या डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द यूनिट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ यहाँ पर जैसे का नाम दे रखा है, यहाँ पर एक चेन क्रिएट होती है, who should be responsible to whom। ओके, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, ये प्रिंसिपल एम्फसाइज या फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग अ चेन टॉप लेवल से बॉटम लेवल, राइट। ए जो है ओके वो ऑर्डर देगा बी को, देन बी जो है वो सी को, देन सी डी को, डी ई को, ई एफ को एंड एफ जो है वो जी को, राइट। सो यहाँ पर एक चेन ऑफ ऑथोरिटी जो है वो क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर हम चेन की बात करते हैं तो चेन ऑफ पावर फ्रॉम हायर ऑथोरिटी, फ्रॉम द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टू धीरे धीरे हमारा बॉटम लेवल एम्प्लॉयज तक होता है। एंड ये जो चेन है वो बिल्कुल भी ब्रेक होनी नहीं चाहिए। मीन्स अगर इंफॉर्मेशन पास हो रही है, कोई पॉलिसीज पास हो रही है तो ए से बी के पास, देन बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई से एफ एंड एफ से जी के पास। ओके, डी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता जी से एज पर दी स्केलर चेन। ये जो चेन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेस्टेड और गिवन एज पर दी रिस्पेक्टेड लेवल। जैसा लेवल है, जिस लेवल पर काम कर रहे हैं वैसे वैसे पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। नाउ एम्प्लॉयज जो कि यूनिट में काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उन्हें वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ अगर एफ ने जी को ऑर्डर दिया है तो जी को पता होना चाहिए कि उसको रिपोर्टिंग करनी है एफ को, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज अ रिजल्ट एक स्केलर चेन जो है वो अकर होती है और जो कैसे चलती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बॉटम टू टॉप जो है वो काम करती है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। ओके, हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना है। सो नाउ एम्प्लॉयज जो है वो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम का या मैनेजरियल सिस्टम का पार्ट होते हैं। नाउ बिकॉज एम्प्लॉयज जो है वो ह्यूमन बीइंग है, प्रैक्टिकल अप्रोच हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा उनको हैंडल करने के लिए। एंड बिहेवियर वाइज अगर हम बात करें तो सुपीरियर को एप्रोप्रिएटली बिहेव करना पड़ेगा एंड सिमिलर वे में बिहेव करना पड़ेगा सारे एम्प्लॉय से। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सेम वे से व्हाइल टेकिंग वर्क फ्रॉम देम। ओके, सबके साथ सेम बिहेव करना पड़ेगा, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो है वो नहीं करना पड़ेगा। एंड एफर्ट्स, मैनेजर को एफर्ट्स लेकर आने हैं ताकि के वो इक्वालिटी बनाकर रखे ऑर्गेनाइजेशन या यूनिट में बाय इनफॉर्मल या फ्रेंडली वे में। ओके, इंस्टेड ऑफ लीगल और ट्रेडिशनल वे, वो पनिशमेंट ना देकर, वो फॉर्मल वे में ना रहकर, वो एकदम फ्रेंडली वे में भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हटा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी अच्छे से काम करे। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज जो है इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, किस एम्प्लॉय के साथ जैसा ट्रीटमेंट होगा वो वैसे बिहेव करेगा। सो बिहेवियर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, फेथफुलनेस, उनका एटीट्यूड, उनकी यूनिफॉर्मिटी, उनके साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है, एंड जस्टिस पर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड ऑफ पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय। सो यहाँ पर ये चीज दे रखी है कि वर्कर की जॉब पोजीशन जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए, वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो उनकी जॉब सिक्योरिटी है। सो परमानेंट और स्टेबल एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा बिजनेस यूनिट के एसेट माने जाते हैं, बिकॉज उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लेकर आते हैं। एक एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकता है by remaining to one unit and contributing in the achievement of the goal। वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सालों तक काम कर कर जो है अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर अपने अचीवमेंट, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकता है। नाउ
एज द एम्प्लॉय रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत सालों तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, बिजनेस यूनिट में काम करेगा, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नॉलेज जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा एंड उससे वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ेगी एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली लेबर टर्नओवर जो है वो कम होगा। एम्प्लॉयज जो है वो काम छोड़कर, ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे। देयर शुड बी अरेंजमेंट, और वर्कर्स जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों तक रहें, तो मैनेजर को ऐसे अरेंजमेंट करने हैं जैसे जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए, जैसे कि टाइम टाइम पर उन्हें प्रमोशन देना, टाइम टाइम पर उनकी ट्रेनिंग देना, और इस तरीके से एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट एम्प्लॉय बन सकता है, जो कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नाउ इनिशिएटिव का मतलब होता है मैनेजर को जब भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो उन्हें एम्प्लॉय से भी सजेशंस और ओपिनियंस लेने चाहिए। ओके, सो एज क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नेसेसरी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, इन द सेम वे ओके देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ इनिशिएशन इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को भी इनिशिएट करना चाहिए, उन्हें भी सामने से सजेशंस देने चाहिए। अगर कोई उन्हें अच्छे सजेशंस पता हैं तो मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को भी इंक्लूड करना चाहिए उनके डिसीजन मेकिंग में। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या मैनेजर जो है उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिससे वर्कर्स एनकरेज हो और वो सामने से अपने सजेशंस और ओपिनियंस जो है वो मैनेजमेंट को दे, जो कि मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। नाउ इनिशिएशन की वजह से जब वर्कर्स सामने से इनिशिएट करेंगे, सो एक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग इन एन एम्प्लॉय डेवलप। ओके, उनके अंदर एक फीलिंग आएगी इंडिपेंडेंस की कि मैंने भी सजेशंस दिए हैं, और जब उनके सजेशंस को फॉलो किया जाएगा तो वो लीडरशिप क्वालिटी भी बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, यहां पर ऑर्डर का मतलब है कि सारी चीजें जो है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में सेम जगह होनी चाहिए ताकि के उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल की बात करें तो टीचर का अलग से स्टाफ रूम होता है जहां पर सारे टीचर्स होने चाहिए। अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल्स का एक अलग से बॉक्स होना चाहिए। अगर मैं अलग अलग जगह पर टूल्स रखूंगा तो कभी भी वर्कर जो है उस टूल्स को टाइमली वे पर ढूंढ नहीं पाएगा और इससे वेस्टेज होगा। तो सारी चीजें, मैन की बात करो, एम्प्लॉयज की बात करो, रिसोर्सेज की बात करो, सारे ऑर्डरली वे में अरेंज होने चाहिए। सो हियर ऑर्डर मींस अरेंजमेंट इन एन ऑर्डरली वे। सो ये प्रिंसिपल जो है वो दो पैरामीटर्स पर या दो फैक्टर्स पर ध्यान रखता है। नाउ व्हाट आर दोज टू फैक्टर? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड दूसरा सोशल अरेंजमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अलग से कैबिन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया टीचर्स के अलग से स्टाफ रूम होने चाहिए। ओके, हर जितने भी रॉ मटेरियल है वो एप्रोप्रिएट प्लेस पर होने चाहिए। एंड लाइकवाइज दैट इज सिमिलरली स्किल्ड एम्प्लॉयज को राइट प्लेस पर, जितने जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी है उस प्लेस पर होना चाहिए। एंड अरेंजमेंट जो है should be done for recruitment. Recruitment is appointment of selection employee in a suitable place. कि एक एफिशिएंट वर्कर को उसकी एफिशिएंट पोजीशन पर जॉब मिले, ऐसे अरेंजमेंट भी होने चाहिए। सो हियर ऑर्डर इज नॉट कमांड, हियर ऑर्डर मींस प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयज, राइट? नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम काम करना चाहिए। ओके, ना कि एक दूसरे को छोटा मानना चाहिए। हमें सबको एक तरह से टीम वर्क जो है वो कर दिखाना है। तो देखते हैं व्हाट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। कोई भी सक्सेस जो है इंडस्ट्रियल यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है म्यूचुअल रिलेशन ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉय। सबको साथ में मिलकर काम करना है। ओके, स्पिरिट बनाकर काम करना है। लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होनी चाहिए कि हमें एज अ टीम वर्क जो है वो काम करना है। हार्मनी मींस यूनिटी,
ओके, मैनेजर शुड जनरेट ग्रुप फीलिंग्स अमंग द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस लेकर आनी है कि हम सब एज अ टीम जो है वो काम करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करें। अगर सारे एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे से कोऑपरेटिव वे में साथ में काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव करना काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो ये सारे थे टेलर हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गए हों, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इससे हमें 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत अच्छे से करने हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। हमने टेलर देखा, हेनरी फेयोल देखा, अब लास्ट में हमें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। सो नाउ पीटर एफ ड्रकर की अगर हम बात करें तो वो एक वेल नोन मैनेजेरियल लीडर थे, जो कि काफी ज्यादा फेमस राइटर थे, फिलोसोफर थे और एडुकेटर थे। उनके बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज दे रखी है। एंड ही फेवर्ड फॉर मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एसेट इन द बिजनेस यूनिट। उन्होंने भी बोला कि हमें ह्यूमन एसेट्स को, दैट इज एम्प्लॉयज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने फेवर किया कि हमें उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग जो है वो काम करते हैं और हमारे गोल्स को अचीव करते हैं। नाउ उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। ओके, सो उन्होंने दो कंट्रीब्यूशन दिए हैं, दो थियोरी दी है। फर्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट, अगर हम मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उन्होंने कहा है that there should be uniformity, एक सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए in the aim of employee and manager for achievement of aim। दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी या यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इट इज टू मच इफेक्टिव फॉर, और मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है हमारे डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेट यूनिट्स के लिए। एंड उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसको हम HRM बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन उन्हें माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आज के टाइम के मैनेजमेंट के फादर। एंड ये भी हमें MCQ में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने आपको इन डिटेल लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे के चैप्टर्स जो है वो और मोटिवेटेडली पढ़ेंगे। इसको आप साथ साथ में पढ़िए, जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो रहे और एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। थैंक यू।